हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग दूसरा लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मान्यता नींद में कब से धीरे धीरे बेड पर आ गई, उसे पता ही नहीं चलता। वही वो शख्स भी नींद में ही करवट बदल लेता है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती है। मान्यता बेड पर बैठकर अंगड़ाइयाँ लेते हुए अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। जैसे ही उसे महसूस होता है कि वो किस हालत में है, वो झट से ब्लैंकेट को बेड से उठाकर अपने आप को कवर कर लेती है और एक नज़र साइड में देखती है, जिसे देख उसकी नज़रें और भी बड़ी हो जाती है। वो उस शख्स की बॉडी को देखकर ये तो जान चुकी थी कि ये आकाश तो नहीं है। वह हड़बड़ी में जैसे बेड से उठकर वो फर्श पर अपने पैर रखती है, उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। उसे अभी अपनी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो यहाँ एक पल नहीं रुक सकती थी। इसलिए उसने फर्श पर फैले अपने कपड़े उठाकर वही पहनने लगी और बिना उस शख्स को देखे रूम से भागकर निकल जाती है। उसके चेहरे पर पसीने आ गए थे, उसके कदम भी लड़खड़ा रहे थे, जिस कारण ही वो जैसे रूम से कदम बाहर रखती है, उसके पैर में कांच का जो टुकड़ा चुभ गया था, जो उसी रात उसने बॉटल तोड़कर फैलाया था। लेकिन वो इतनी हड़बड़ी में वहाँ से निकलती है कि वो अपने पैर में लगे कांच को भी नहीं निकालती। वही मान्यता के वहाँ से जाते ही उस शख्स की भी आंखें खुलती है और वो जैसे ही अपनी हालत देखता है, उसे पिछली रात की कुछ धुंधली सी यादें अपनी आंखों के सामने नज़र आता है। तभी एक शख्स कमरे के अंदर आता है और उस शख्स की और कमरे की हालत देखकर कहता है, बॉस आप ठीक तो हो ना? तभी उसकी नज़र बेड पर लगे उन स्टैंड पर जाती है, जो कल की हसीन रात की चीख चीख कर गवाही दे रहे थे, जिसे देखकर वह मुस्कुराते हुए बेड के पास आकर बोलता है, बॉस क्या आप कल रात किसी लड़की के साथ थे? आप दोनों ने रात एक साथ बिताई थी। क्या इसका मतलब है कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई? इसका मतलब आपके हार्मोन्स काम कर रहे हैं बॉस? उस शख्स की बातें सुनकर बेड पर बैठा शख्स बेड शीट पर लगे उन स्टैंड को देखने लगा और अपने मन में उससे कहा, हूँ इससे कौन हो तुम और कहाँ चली गई हो तुम? तुम्हें रुकना चाहिए था मेरे पास। कल रात तुमने मुझे वह दिया जो मैं इतने दिनों से चाहता था, जो इतने साल इतने इलाज करने के बाद भी, हार्ड से हार्ड ड्रग्स लेने के बाद भी मुझे नहीं मिल रहा था। तुम में ऐसा क्या था ऐसा कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया और मेरी प्रॉब्लम वह भी तुम्हारी करीब आने से ठीक हो गई। फिर उस शख्स ने अपने सामने खड़े उस शख्स से कहा, पता करो कल रात मेरे साथ वो लड़की कौन थी। मुझे वह चाहिए किसी भी हाल में। वह शख्स मुस्कुराते हुए बोला, यस बॉस, बट अभी हमें मीटिंग में जाना है। मॉर्निंग 10 से हमारी मीटिंग है। उसके इतना बोलते ही बेड पर बैठा शख्स अपना सर हाँ में हिलाता है, लेकिन उसका ध्यान तो बस उस बेडशीट पर लगे उस स्टैंड पर था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। उसने बेडशीट पर लगे स्टैंड को छूते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, क्योंकि मैंने पहली बार खुद को महसूस किया है कि मैं कुछ हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से, और तुम्हें खुद से दूर जाने देना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लापरवाही होगी, और मैं लापरवाह इंसान तो हूँ नहीं। इसीलिए तुम अभी मुझसे दूर कहीं भी गई हो, लेकिन तुम्हें आना तो मेरे ही पास है। इतना कहते हुए वो बेड से उठा और सामने खड़ा शख्स जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, उससे बोला, यू बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुराना बंद करो और मेरे लिए दूसरे कपड़े अरेंज करो, तब तक मैं शावर लेकर आता हूँ। उसके इतना कहते ही सामने खड़े शख्स के होठों से मुस्कान गायब हो गई। उसने हाँ में सर हिलाकर किसी को कॉल किया। तब तक वह शख्स बाथरूम में शावर लेने चला गया। जब वह शावर के नीचे खड़ा था और उसकी बॉडी पर पानी की बूंदें गिर रही थी, तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे पिछली रात जो लड़की उसके साथ थी, वो उसकी बॉडी को छू रही है, सहला रही है। उसे अपने जिस्म की हर एक हिस्से में उस लड़की की छुअन महसूस हो रही थी और यह उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपने बालों को समेटकर शावर के पानी को अपने चेहरे पर लेते हुए कहा, आई वॉन्ट यू, यू डोंट लीव मी। मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूँगा। इतना कहते ही उसने शावर का टैप बंद किया और ट्रैक पर रखा टॉवल को
उठाकर अपनी बॉडी को साफ करते हुए बाहर आया। उसने टॉवल अपने कमर में बांध लिया। बेड पर उसने देखा कि बेडशीट चेंज हो गई थी और उसके कपड़े भी वहाँ रखे थे, तो उसने अपने कपड़े पहने और वह रेडी होकर जैसे ही कमरे से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसकी नज़र बेड की दूसरी तरफ गई, जहाँ पर एक रेड वेलवेट का छोटा सा बॉक्स पड़ा हुआ था। उसने सामने जाकर उस बॉक्स को उठाया और उसे ओपन किया, तो उसमें एक यूनिक डिज़ाइन की छोटी सी फिंगर रिंग थी, जो कि बॉयज़ की उंगली की साइज़ थी। उसने जब उस डिज़ाइन को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी फिंगर रिंग उस रिंग में डाली, तो वो परफेक्ट साइज़ उसी की ही थी। उसने कहा, शायद यह तुमने मेरे ही लिए लिया था, क्योंकि अगर यह किसी और के लिए होता तो यह मेरे पास नहीं पहुंचता, और यह जब मेरे पास पहुंच चुका है तो यह किसी और के हाथ में नहीं जा सकता। यह सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। इतना कहकर उसने रेड वेलवेट बॉक्स को अपने पॉकेट के साइड में रखा और वहां से ऑफिस जाने के लिए निकल गया। कुछ देर के बाद मुंबई के पॉश इलाके में एक आलीशान बिल्डिंग, जो देखने में ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी बिल्डिंग कांच से ही बनी हो, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था AR इंटरप्राइजेस। उसी बिल्डिंग के कॉन्फ्रेंस हॉल में, जहां उस कंपनी के सारे बोर्ड मेंबर बैठे हुए थे, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा कि वो सब डरे हुए थे, क्योंकि आज उनके चेयरपर्सन का मूड काफ़ी ख़राब था और कंपनी में चल रहे कुछ प्रॉब्लम की वजह से सभी बोर्ड मेंबर और डिपार्टमेंट हेड्स की मीटिंग थी। सबको यही डर था कि उनके चेयरमैन उन्हें कंपनी से ना निकाल दे, क्योंकि अगर एक बार AR इंटरप्राइजेस से उन्हें निकाल दिया गया तो उन्हें कहीं और कुछ भी काम नहीं मिलेगा। AR इंटरप्राइजेस मुंबई की ही नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल कंपनी थी। वहीं उस राउंड टेबल के बीचों बीच के एक हेड चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ था, जो दिखने में बेहद ही हैंडसम था। उसकी काली गहरी आंखें, गोरी त्वचा, जिस पर हल्की सी बियर्ड और थोड़े लंबे बाल, 6.3 फीट हाइट और ऊपर से मस्कुलर बॉडी। अगर कोई लड़की उसे देख ले तो उसे पाने की चाहत ही उसकी बन जाए। वो आदमी अपने हाथ में जो पेन उसने पकड़ी थी, उससे वो उस टेबल पर टक टक की आवाज़ किए जा रहा था, जिससे वहाँ बैठे हर इंसान का पसीना उस निकले जा रहा था। कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। तभी सबके कान में एक गहरी और मैग्नेटिक लेकिन सर्द आवाज़ पड़ी, आज शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। अगर मुझे इश्यू और उसका सलूशन नहीं मिला तो सभी लोग अपने रेजिग्नेशन लेटर आरुष को दे देना, क्योंकि अर्जुन रघुवंशी को एक पैसे का भी नुकसान बर्दाश्त नहीं। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उस आदमी की थी, जो हेड चेयर पर बैठा हुआ था। तभी सभी लोगों के कान में फ़ोन के रिंग होने की आवाज़ आती है। सभी लोग इधर उधर अपनी नज़रें फेर कर देखने लगते हैं, और बाद में सभी लोगों का ध्यान हेड चेयर पर बैठे अर्जुन के पीछे खड़े आदमी पर जाता है, जिसके चेहरे पर रिंग बजने से पसीना आ गया था। अर्जुन उसे घूर कर देखता है, जिसके चेहरे पर अभी गुस्सा साफ नज़र आ जा रहा था, और बीच में इंटरप्ट होने के कारण उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। तभी वो पीछे खड़ा हुआ आदमी अपना फ़ोन निकालता है और उस पर वो जाना पहचाना नाम पढ़कर कॉल रिसीव करता है, और जैसे जैसे वो सामने की ओर से बात सुनता है, उसका चेहरा डर से पीला पड़ने लगता है। वही अर्जुन भी काफ़ी गौर से अपने असिस्टेंट के बगले हुए भाव को देख रहा था, और अभी तक जहाँ उसके चेहरे पर जो गुस्से के भाव थे, उससे बेचैनी और डर की जगह ले ली थी। वो तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने असिस्टेंट के हाथ से फ़ोन लेकर अपने कान पर रखता है, और जैसे ही उसके कान में एक शब्द पड़ता है, बड़ी मैम, तो वो सब कुछ वहीं छोड़कर कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल जाता है। वो जैसे ही निकलता है, पीछे से उसका असिस्टेंट भी भागते हुए उसके पीछे आता है। ऑफिस के बाहर निकलते ही अर्जुन को अपनी कार के गेट पर ही दिखाई देती है। वो समझ गया था कि असिस्टेंट आरुष ने ही उसके लिए ड्राइवर को कार लेकर बाहर बुलाया है। वो तेज़ी से जाकर पिछली सीट पर बैठ जाता है, और उसका असिस्टेंट आरुष पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ जाता है, और कुछ ही पल में कार हवा से बातें करते हुए एक आलीशान विला के मेन गेट के सामने आकर रुकती है। जैसे ही वो कार रुकती है, अर्जुन बिना एक पल की देरी किए कार से निकलकर विला के अंदर भागता है। असिस्टेंट आरुष भी उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। उसे भी काफ़ी डर लग रहा था। वहीं अर्जुन जल्दी से भागते हुए फर्स्ट फ्लोर पर बने एक
रूम में पहुंचता है जहां बेड पर एक अधेड़ उम्र की औरत लेटी हुई थी। उसके आसपास कुछ सर्वेंट खड़े हुए थे जो उनको संभाल रहे थे। वही वो महिला लंबी लंबी सांसें ले रही थी और उसके दोनों हाथ उसके अपने दिल पर रखे हुए थे। अर्जुन जैसे ही ये देखता है वो भागकर उस औरत के पास जाता है और पूछा, मामा ये क्या हुआ है आपको? लेकिन उसकी माँ सिर्फ लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वो तेज़ी से अपनी माँ को गोद में उठाता है और उसे लेकर वापस से अपनी कार के पास आता है। वहीं उसका असिस्टेंट अपने बॉस की माँ के लिए कार का पीछे का दरवाज़ा खोलता है, जिससे अर्जुन अपनी माँ को पीछे की सीट पर लिटाता है। अब तक उसकी माँ बेहोश हो चुकी थी, जिससे अब उसका चेहरा और भी पीला पड़ने लगा था। आखिर उसकी दुनिया में एक ही तो इंसान था जिससे वो हद से ज़्यादा प्यार करता था, और इंसान जिसे हद से ज़्यादा प्यार करता है उसे वो दर्द में कैसे ही देख सकता है। वैसे ही अर्जुन अपनी माँ, जिसे वो अपनी पूरी दुनिया मानता था, उन्हें दर्द में देखकर उसकी खाली आंखों में एक दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसका असिस्टेंट जैसे ही ड्राइव करने की ड्राइविंग सीट ओपन करता है, वैसे ही अर्जुन उसे रोकते हुए खुद ही ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और मजबूरी में उसके असिस्टेंट को पैसेंजर सीट पर आकर बैठना पड़ता है। इस वक्त अर्जुन की कार की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और वह सिग्नल तोड़ते हुए हॉस्पिटल की ओर ही बढ़े जा रहा था। उसे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वह सिर्फ अपनी माँ को सही सलामत देखने के लिए अपनी कार को हवा से बातें करवा रहा था। उसकी कार फुल स्पीड में चल रही थी। तभी कार के सामने अचानक एक लड़की आ जाती है, जिसे देखते हुए उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो हड़बड़ी में ब्रेक लगाता है, लेकिन कार की स्पीड इतनी थी कि उस कार में बैठी लड़की से वो टकरा जाता है और लड़की अचानक ही नीचे गिर जाती है। उस लड़की को आज लगा था कि आज उसकी जान ही चली जाएगी, ये कार उसके ऊपर ही आ जाएगी, लेकिन शुक्र था कार रुक चुकी थी। लड़की घबराते हुए कार की तरफ देखती है और फिर अपने हाथ को देखती है, जिसमें से हल्का खून रिस रहा था। वो लड़की गुस्सा होते हुए उठने की कोशिश करती है। वही पैसेंजर सीट में बैठा आरुष जल्दी से कार से निकलकर उस लड़की को उठने में मदद करता है। आरुष के चेहरे पर घबराहट साफ नज़र आ रही थी। वो लड़की उसका हाथ झटकते हुए खड़ी होती है और अपनी गुस्से भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। लड़की गुस्से भरी आवाज़ में आरुष से कहती है, तुम अंधे हो, दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें कि सामने कौन आ रहा है या कौन नहीं? क्या ये रोड तुम्हारे बाप का है जो तुम इतनी स्पीड में इस लोकल छोटी सी पतली गली में ये गाड़ी चला रहे हो? लड़की अपनी उंगली आरुष के सामने करते हुए उसे सुनाई जा रही थी। वहीं आरुष अपने गाल पर हाथ रखकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। आरुष अर्जुन का असिस्टेंट था, इस वजह से लोग उसकी भी उतनी ही इज्जत करते थे जितनी कि अर्जुन की, क्योंकि उसकी गलती उसी की थी। आज उसकी वजह से उस लड़की की जान पर बन आई थी, इसीलिए अभी आरुष सिर्फ उस लड़की की बातें सुन सकता था। उस लड़की ने कहा, अगर आज तुमने ये कार मुझ पर चढ़ा दी होती तो तुम्हारी एक गलती से मेरी जान भी जा सकती थी। अगर इतना ही शौक है कार को इतनी तेज़ चलाने का तो इसे कहीं और चलाओ, इस छोटी सी गली में नहीं। कहने को तो लड़की को चोट ज़्यादा नहीं लगी थी, लेकिन उसका गुस्सा भी करना गलत नहीं था। अगर कार सही टाइम पर नहीं रुकती तो पता नहीं आज उसके साथ क्या ही हो सकता। उसने लगभग अपने सामने अपनी मौत को देखा था। वो लड़की बिना रुके आरुष को सुनाई जा रही थी। तभी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा अर्जुन विंडो नीचे कर उस लड़की को देखता है, जिसका चेहरा अभी उसे साफ नज़र नहीं आ रहा था। तभी लड़की पलकते वे नीचे झुककर अपने पैर की तरफ देखती है, जिससे कि खून आ रहा था। नीचे झुकने के कारण लड़की के चेहरे पर बाल आ गए थे, जिसमें कार में बैठे अर्जुन को उसका चेहरा थोड़ा बहुत दिख रहा था। कुछ ही पल बाद लड़की अपने बालों को समेटते हुए पीछे देखती है, जिसमें कार में बैठे अर्जुन को उसका चेहरा दिखने लगता है। उसे देखते ही वो कहीं खूनी सा लगता है। उसके दिल की धड़कन तेज से होने लगती है।
उससे वो लड़की बोलती हुई तो नज़र आ रही थी, लेकिन उसके शब्द मानो अर्जुन के कान में पड़ ही नहीं रहे थे। तभी अचानक आए ख्याल से अर्जुन होश में आता है और बैक सीट में बेहोश पड़ी अपनी माँ को देखते हुए वो हड़बड़ाते हुए अपनी कार से निकलता है और उस लड़की के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। आरुष जो पहले से ही बाहर खड़ा था वो अर्जुन को देखते हुए कहता है, सर मैंने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि ये सब मुझसे हड़बड़ी के कारण गलती से हो गया। उसके इतना कहते ही अर्जुन उसे अपना हाथ का इशारा करते हुए बोलने से रोकता है, क्योंकि कार चलाने वाला आरुष नहीं अर्जुन था। अर्जुन अपनी गहरी आवाज़ में कहता है, आप हमें जाने दीजिए, हमसे गलती हो गई है और इसने आपसे सॉरी भी मांग ली है। अगर आपको कुछ पैसे वैसे चाहिए तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ, पर आप हमें जाने दीजिए, हमें बहुत जल्दी है। लड़की पैसे की बात सुनते ही तिलमिला जाती है और वो फिर कहती है, अगर इतनी ही जल्दी है तो इस छोटी सी गली से जाने को किसने कहा है आपको। जैसे अर्जुन ने उस लड़की की आवाज़ सुनी, उस लड़की की आवाज़ उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी, जैसे कि वह इस आवाज़ को बड़ी गहराई से सुन रहा हो और उसे पहचानता हो। लेकिन अभी जो उसके दिमाग अभी अशांत था, वो इस आवाज़ को कोई चेहरा नहीं दे पा रहा था। अर्जुन उस लड़की से कहता है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आपकी जो भी कंडीशन है वो हमें बता दीजिए और हमारा रास्ता छोड़ने कि मैं वो सब मनाने को तैयार हूँ। मेरी माँ कार में हार्ट अटैक से बेहोश पड़ी है, हमें उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना है। अर्जुन के मुंह से जैसे ही वो लड़की ये बातें सुनती है तो अपने तेज कदम कार की बैक सीट की तरफ बढ़ा देती है और अंदर बेहोश पड़ी अर्जुन की माँ अविका जी को देखते हुए डोर खोलकर अंदर बैठ जाती है। अर्जुन जैसे ही उस लड़की को कार में बैठता हुआ देखकर उसके पास आते हुए कहता है, ये आप क्या कर रही है, मैंने कहा ना आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। इतना कहते हुए वो भी कार की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और उस लड़की को देखने लगता है। लड़की उस औरत के सीने पर हाथ रखकर अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाते हुए जोर से प्रेस करने लगती है। अविका जी ऑक्सीजन की वजह से बेहोश हो गई थी, उसकी सांसें अब धीमी होने लगी थी। लड़की की इस हरकत को देखते हुए अर्जुन उसे हैरानी से देख रहा था और हड़बड़ाते हुए कहता है, ये आप क्या कर रही हैं मिस? देखो, अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से या उन्हें हॉस्पिटल ले जाने में देरी के कारण कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं अर्जुन रघुवंशी हूँ। वो लड़की बिना अर्जुन को देखे अपनी तेज आवाज़ में कहती है, शट अप, लेट मी डू दैट आई एम डूइंग आई एंड आई डोंट नो हु आर यू। तो तुम कौन हो? इस चीज़ का धौंस मुझ पर मत चला। अर्जुन से इतना कहकर उस लड़की ने उसका मुंह बंद करवाने के बाद वह लड़की अपना काम जारी रखती है। कुछ पल में ही अविका जी को एक गहरी सांस आती है, जिससे उनकी आंखें हल्की सी खुलती है और उनकी सांसें नॉर्मल होने लगती है। लेकिन एक बार फिर वह बेहोश हो जाती है, पर अब उनकी सांसें अब नॉर्मल होती जा रही थी। लड़की जल्दी से अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लेती है उस अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती है, तुम पागल हो? अगर इस तरह से बिना फर्स्ट एड दिए इन्हें लेकर जाओगी तो ये मर भी सकती है। हार्ट अटैक की वजह से उनकी सांसें धीमी होने लगी थी, जिस वजह से इनके ब्रेन को भी डैमेज हो सकता था, लेकिन अब इनकी सांसें नॉर्मल है। तुम इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ और डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाओ। इतना कहते हुए वो कार से निकल जाती है। अर्जुन हड़बड़ी में कार में बैठता है और अपने स्टूडेंट को कार निकालने के लिए कहता है। वहीं लड़की कार को जाता हुआ देखती रहती है और उसने कुछ ही पलों में कार को हॉस्पिटल के बाहर आकर रोका। उसे कार रोकते ही अर्जुन जल्दी से बैक सीट का डोर खोलकर अविका जी को अपनी गोद में लेकर अंदर की ओर भागा। उसे देखते ही वहाँ पर मौजूद सारे डॉक्टर और नर्स जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आए और अर्जुन और अविका जी को उसमें लिटाने का वेट करने लगे। आरुष ने पहले ही हॉस्पिटल में कॉल करके सारी अरेंजमेंट करने के लिए कह दिया था। अर्जुन के अविका जी के स्ट्रेचर पर लिटाते ही डॉक्टर और नर्स तुरंत उन्हें इमरजेंसी वार्ड की तरफ लेकर चले गए और वहीं आरुष और अर्जुन बाहर कॉरिडोर में उनका इंतज़ार करने लगे।
एक घंटे बाद अर्जुन हॉस्पिटल के कॉरिडोर में परेशान इधर से उधर घूम रहा था। उसके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि वो कितना परेशान है। तभी अचानक एक नर्स उसके पास आती है और उसके हाथ में पकड़े फॉर्म दिखाते हुए कहती है, सर इसे फिल करके काउंटर में जमा कर दीजिए। आरुष ने जल्दी से आगे बढ़कर नर्स के हाथ से फॉर्म लेते हुए कहा, मैं इसे कर देता हूँ। इतना कहकर आरुष काउंटर की तरफ चला गया। तभी डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो अर्जुन भागकर उनके पास गया और उनसे बोला, डॉक्टर मेरी माँ कैसी है? अब उन्हें कोई खतरा तो नहीं है ना? अब वो ठीक तो है ना? अर्जुन को इतना घबराते हुए देखकर डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब आपकी माँ ठीक है, आप चलिए मेरे साथ, कुछ बातें करनी है। इतना कहकर डॉक्टर अपने केबिन की तरफ आगे की ओर बढ़ गए और अर्जुन अपनी घबराई हुई सी निगाहों से उन्हें देखते हुए उनके पीछे जाने लगा। अर्जुन अभी इसलिए इतना घबरा रहा था क्योंकि उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने उसकी माँ रखती थी, जिससे वह बहुत प्यार करता था। डॉक्टर अर्जुन की तरफ देखता है। अर्जुन अपनी घबराहट भरी आवाज़ में बोला, डॉक्टर माँ ठीक है ना? उनके इतना कहते ही डॉक्टर की बात को बीच में काटते हुए कहते हैं, रिलैक्स मिस्टर रघुवंशी, रिलैक्स, सब ठीक है, आप बैठिए। डॉक्टर के मुंह से इतनी बात सुनते ही वो चेयर पर बैठता है और डॉक्टर की तरफ देखने लगता है। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर रघुवंशी, आपकी माँ अब ठीक है। उन्हें सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट मिला है, उनकी वजह से वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर की बात सुनते ही अर्जुन की आंखों के आगे उस लड़की का चेहरा आ जाता है जिसने उसकी माँ के सीने को प्रेस कर उसकी माँ की सांसों को नॉर्मल किया था। अर्जुन अभी उस लड़की के बारे में सोच ही रहा था कि तभी डॉक्टर की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, लेकिन हमें अपनी माँ का ऑपरेशन करना होगा जिससे उनका ये खतरा पूरी तरह से हट जाएगा। मिस्टर रघुवंशी, डॉक्टर से आप बस मेरी माँ को ठीक कर दीजिए डॉक्टर, उसके लिए अगर आपको उनका ऑपरेशन भी करना पड़े तो ठीक है। इतना कहते हुए वो गहरी सांस लेता है और कैबिन से कॉरिडोर की तरफ जाने लगता है। अविका जी को जिस वार्ड में रखा गया था, अर्जुन उस वार्ड के अंदर गया तो वो देखता है कि अविका जी मशीनों से घिरी हुई लेटी है। अर्जुन उनके नज़दीक जाकर उनके हाथ को पकड़कर कहता है, माँ। जैसे ही उसने इतना कहा, अविका जी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती है। आपको सर्जरी होगी और आज ही होगी, समझी आप? अर्जुन ने थोड़ी कड़क आवाज़ में कहा। अविका जी ने कहा, मैं कुछ नहीं करवाने वाली। अविका जी के इतना कहते ही अर्जुन कमज़ोर होकर बोला, क्या चाहती हैं माँ आप प्लीज़ मान जाइए ना। अर्जुन, तुम्हें मान्यता से शादी करनी होगी, अगर तुम करते हो तो मैं मान जाऊंगी। अविका जी ने कहा, ठीक है, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। अर्जुन ने अविका का हाथ पकड़कर कहा, मेरे सर पर हाथ रखकर और मेरी कसम खाकर कहो कि मैं जो बोलूँगी उसे तुम्हें मानना पड़ेगा। अविका जी अर्जुन की तरफ देखकर बोली। अर्जुन ने उनके सर पर हाथ रखकर कसम खा ली। अविका जी ने कहा, तो मैं चाहती हूँ कि तू जानकी जी को यहाँ बुलाए और उनकी बेटी के साथ और उनकी बेटी मान्यता से शादी करनी होगी तुम्हें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा फिर। अविका जी के इतना कहते ही अर्जुन के चेहरे पर गुस्से के भाव नजर आने लगते हैं, पर फिर ना जाने क्या सोचकर उनका गुस्सा गायब हो जाता है। ठीक है, मैं उन्हें यहाँ बुलवाता हूँ, अगर उनकी बेटी चाहेगी तो यह शादी ज़रूर होगी, समझी आप? और वह लड़की ना बोल देगी तो वो वापस चली जाएगी यहाँ से और आप सर्जरी कराकर यह भूत उतार देंगी अपने सर से। अर्जुन ने उन्हें घूरते हुए कहा। अर्जुन के यह बोलने पर अविका जी मान जाती है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने अविका जी को डिस्चार्ज दे दिया। अर्जुन और आरुष दोनों मिलकर अविका जी को घर ले आए, क्योंकि अविका जी ने जो शर्त अर्जुन के आगे रखा था उसे एक दिन का तो वक्त लगता ही, और अर्जुन हॉस्पिटल में अविका जी को रहने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह अविका जी को घर लेकर चला आया।
अभी अर्जुन अपने घर पर सिंगल सोफे पर अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था। उसके आगे घर के सारे सर्वेंट सभी सर झुकाए खड़े थे। उसने रौबदार आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, मैंने आप सबको इस घर में सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए नहीं रखा है, इसलिए रखा है ताकि आप सब मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखें। तो आप सब मुझे ये बताइए कि आप सब उस वक्त कहाँ थे जिस वक्त मेरी माँ के साथ ऐसा हुआ। उसके सवाल को और उसकी रौबदार आवाज़ सुनकर वहाँ पर जितने भी सर्वेंट थे वो वहाँ पर थर थर काँपने लगे, क्योंकि अर्जुन जल्दी उनके सामने नहीं आता था और ना ही वह कभी गुस्सा करता था। लेकिन वह जब भी गुस्सा करता था तो उसका गुस्सा भगवान शिव का रौद्र रूप हुआ करता था। इसलिए सभी सुबह उठने के बाद सबसे पहले यही विश मांगते थे कि उन्हें अर्जुन के गुस्से का सामना न करना पड़े। लेकिन आज उन सबको अर्जुन के गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है। लगभग 5 मिनट हो चुके थे, लेकिन किसी ने भी अर्जुन के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तभी अर्जुन के एक बार फिर से रौबदार आवाज़ में उन सबसे कहा, मैंने आप सबसे कुछ पूछा है, सवाल किया है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप सब। अर्जुन के दोबारा सवाल करने पर वहाँ मौजूद एक 45 साल की औरत ने कहा, अर्जुन बेटा, वह अविका को किसी का कॉल आया था और अविका अपने कमरे में चली गई बात करने के लिए। मुझे लगा कि सब नॉर्मल है, यशोदा और जानकी का कॉल आया होगा, उसे जैसे हमेशा आता है। लेकिन जब मैं ऊपर गई तो मैंने देखा कि अविका नीचे बेहोश पड़ी हुई है। तब हमने तुम्हें कॉल किया और तुम्हें बुलाया। बाकी उसे किसका कॉल आया था, उससे किसकी क्या बात हुई थी, यह हमें तो कुछ नहीं पता। अर्जुन उस औरत की तरफ एक गहरी नज़रों से देखता है, फिर कहा, दाई माँ, आप इस घर में कब से हैं? वह औरत जिसे अभी अर्जुन ने दाई माँ कहा था, उन्होंने जवाब दिया, जब से तुम पैदा हुए हो। अर्जुन ने उन्हें देखते हुए कहा, हमने आपको हमारी माँ की तरह इज्जत दिया है दाई माँ, और आपको घर में वही रुतबा मिला है जो हमारी माँ का है। तो हम आप से सिर्फ इतना ही उम्मीद करते हैं कि आप हमारी माँ का ख्याल रखें। तो फिर आप उन्हें अकेला ऐसे कैसे छोड़ सकती है? आपको उन्हें कहीं भी अकेला नहीं छोड़ना था। दाई माँ ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, अर्जुन, हमें पता है, लेकिन हर जगह हम अविका के साथ नहीं रह सकते। उसे कुछ पल अकेले रहना चाहिए। अर्जुन दाई माँ से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि वह उनकी उतनी इज्जत करता था जितना कि वह अपनी माँ की करता था। इसीलिए अर्जुन ने उन्हें कुछ नहीं कहा और बाकी सब सर्वेंट की तरफ देखकर बोला, अब आप सब जाइए यहाँ से। सारे सर्वेंट ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि सामने बैठा वह राक्षस को संभालने के लिए उनकी दाई माँ थी, नहीं तो उनका आज क्या हाल होता यह तो उन्हें भी नहीं पता था। तभी अपने बगल में खड़े आरुष से अर्जुन ने कहा, आरुष, माँ के फ़ोन पर किसका कॉल आया था चेक करो, और वह नंबर किसका है और कितनी देर और क्या बात हुई, मुझे सब जानना है। आरुष ने कहा, ओके बॉस। फिर वह बाहर जाते हुए बोला, बस उस लड़की का कुछ पता नहीं चल रहा है। अर्जुन ने कहा, पता करो, और उसका पता चलना भी बहुत ज़रूरी है। इतना कहते हुए अर्जुन ने अपने मन में कहा, नहीं तो हमें किसी और से शादी करनी पड़ेगी। हम जानना चाहते हैं कि उस लड़की की मर्ज़ी क्या है। अगर उसे हमारे साथ बिताई हुई रात एक गलती लगती है तो हम उसके रास्ते में नहीं आएंगे, और अगर वह हमारे साथ आना चाहती है तो फिर हम कैसे भी करके माँ को मना ही लेंगे कि हम उनकी सहेली की बेटी से शादी नहीं करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर मान्यता बेड पर बैठी हुई थी और शहर उसे घूर घूर कर देख रही थी। शहर जो अभी उससे थोड़ी दूर पर बैठी थी वह आई और मान्यता को धक्का देकर बेड पर गिराती है और उसके ऊपर चढ़कर उसके पेट पर बैठते हुए उससे बोली, मैंने तुझे वाइन इसलिए पिलाया था कि ताकि तू उस कमीने से जाकर अपना बदला ले, उसे मार पीट ले, जो कर सकती थी वो कर ले। लेकिन यह क्या किया तूने? पता नहीं वो कौन था जिसके साथ तूने अपनी रातें बिता ली और अब यहाँ आकर रो रही है। कम से कम उस कमीने की शक्ल तो देख ली होती। हमें क्या पता
हमें पता तो चलता कि वह है कौन। शहर के इतना कहने पर मान्यता मासूम बच्चे की तरह उसकी शक्ल देख रही थी। फिर उसने मासूमी से कहा, मुझे नहीं पता। अब अगर वह मुझे ढूंढेगा और यह कहेगा कि मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की तो, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कल रात क्या क्या किया था, क्योंकि तूने जो वाइन पिलाया था ना, वो बहुत हार्ड था यार। तभी शहर ने उसे घूरते हुए उससे पूछा, ये बता उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी बेड पर। शहर के इतना पूछने पर पहले तो मान्यता ने उसे घूर कर देखा कि वह यहाँ रो रही है और उसकी यह नालायक फ्रेंड उससे उस इंसान की परफॉर्मेंस के बारे में पूछ रही है। उसके साथ उसने कल रात अपनी वर्जिनिटी को खोया है। तभी शहर उसके ऊपर से उतर कर बेड पर लेटते हुए उससे बोली, यार गुस्सा मत करना, बता तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। अगर अच्छी थी तो तू उसके पास चली जाना, क्योंकि एक बात बोलूँ, बेड पर परफॉर्मेंस बहुत मायने रखती है यार। अगर तेरी शादी उस आकाश से हो जाती और वह बेड पर अच्छा नहीं होता तो तुझे मज़ा थोड़ी आता। और अब जब तू किसी और के साथ अपनी फर्स्ट टाइम दे चुकी है तो कम से कम ये तो बताना कैसी थी उसकी बेड पर परफॉर्मेंस उसकी। शहर के इतना कहने पर मान्यता कुछ देर सोचने लगी और थोड़ी देर बाद उससे बोली, मुझे उसका चेहरा तो याद नहीं है, लेकिन कल रात की बात अगर याद करूँ तो यार वह बहुत हार्ड था, इतना कि मुझे तो बहुत मज़ा आया और मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। एक पल को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं उसे छोड़कर कहीं भाग जाऊं, और एक पल में ऐसा लग रहा था कि वो मुझे वैसे ही हमेशा प्यार करता रहे। उसके मुंह से ये सब बातें सुनकर शहर उसे गौर से देखने लगी। फिर उससे बोली, एक काम कर, चल उसे ढूंढते हैं और वह जो भी होगा ना तो उसके सामने अपने हाथ पर जोड़कर तो उसे शादी के लिए कह देना, और अगर ना माने तो उसे ब्लैकमेल करना कि तू उसके बारे में सबको बता देगी, तो उससे तुझे शादी तो करनी ही पड़ेगी। शहर की बातें सुनकर मान्यता ने अपना सर पीटते हुए कहा, अच्छा, और अगर वह कोई बड़ा आदमी निकला, जैसे कि कोई प्रोफेशनल बिजनेसमैन, डॉक्टर या फिर कोई ऑफिसर, वो कुछ भी हो सकता है। वह मुझ पर ही उल्टा चार्ज लगाकर मुझे ही जेल में डलवा देगा, समझे। मान्यता की बातें सुनकर शहर और मान्यता दोनों ही सोचने लगी, क्योंकि इस बारे में तो उन्होंने अब तक सोचा ही नहीं था। तभी शहर ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर होटल की सीसीटीवी फुटेज के बारे में क्या सोचा है। अगर उसने तुझे ढूंढने के लिए होटल की सीसीटीवी फुटेज का यूज़ किया तो वो तो तेरे पास पहुंच ही जाएगा, फिर तो उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती और ना ही उससे बच पाएगी। लेकिन जब वह चाहे तो तेरा सब कुछ बिगाड़ सकता है। देख, तेरा करियर अभी पीक पर है, तू बेस्ट हार्ट सर्जन बनने वाली है और तुझे इस साल अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड भी किया गया है। अगर ऐसा कुछ हुआ ना मान्यता, तो तेरा करियर भी खराब हो जाएगा। देख, मैं पहले बोल रही हूँ, चल कुछ करते हैं। शहर की बातों में तो पॉइंट था, और जो वह कह रही थी वह लॉजिकल भी था, क्योंकि अगर वैसा होता तो सबसे पहली बात, मान्यता का अवार्ड जो उसे मिलने वाला था वह उससे छीन जाता, उसके करियर पर दाग लग जाता, और साथ में यह दाग भी कि वह एक कैरेक्टरलेस लड़की है। उसके कैरेक्टर को एक कैरेक्टरलेस लड़की का सर्टिफिकेट बिना कुछ जाने दे दिया जाता। जो उसने सिर्फ अनजाने में किया, उस चीज़ को लेकर उसे सर्टिफिकेट में दे दिया जाता। मान्यता जो अब तक बेड पर शहर के साथ लेटी हुई थी, वह हड़बड़ाते हुए बेड से उठी और उससे बोली, यह तो मैंने सोचा ही नहीं यार। चल, जितनी जल्दी हो सके चल, हम होटल में सीसीटीवी फुटेज को रिमूव करके आते हैं। दोनों ही जल्दी से उठी और सैंडल पहनकर पर्स लेकर भागते हुए कमरे से निकलने लगी। लेकिन तभी शहर ने मान्यता का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, सुन, एक काम करते हैं, जब वहाँ तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक हम फ़ोन तो कर ही सकते हैं और मैनेजर को पैसे दे सकते हैं ताकि वह सीसीटीवी फुटेज रिमूव कर सके। शहर की बात सुनकर मान्यता ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और होटल के मैनेजर को फ़ोन किया और उसे सारी बात समझाकर उसके
अकाउंट में 25,000 सेंड करने की बात कहने के साथ उसे सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने के लिए कहा। मैनेजर ने भी सिस्टम से सीसीटीवी फुटेज डिलीट करके लास्ट कॉपी मान्यता के फ़ोन पर सेंड कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आरुष होटल पहुंच चुका था और उसने होटल के मैनेजर से बात की और कॉन्फ्रेंस में जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में सीसीटीवी फुटेज में जाकर देखने लगा। उसने देखा कि एक वेट्रेस उन सब के लिए ड्रिंक लेकर आई थी। आरुष बड़े ध्यान से वो सब देख रहा था। तभी उसने देखा कि वो वेट्रेस वाइन का ग्लास और ट्रे वहाँ पर रख के जा चुके थे और उसके बाद ही वो ड्रिंक अर्जुन ने उठाकर एक सिप लिया। लेकिन ऐसी कोई चीज़ उसे नज़र नहीं आया जो उसे यह बता सके कि अर्जुन के ड्रिंक को किसने स्पाइक किया या किसने उसे ड्रग्स मिलाया था। तभी उसने दूसरा सिस्टम ऑपरेट करते हुए वह हर एक चीज़ को वहां पॉइंट कर रहा था जहां से अर्जुन ड्रिंक पीने के बाद से कॉन्फ्रेंस रूम से निकला था। अर्जुन के हर एक एक्सप्रेशन को आरुष बड़े ही ध्यान से देख रहा था और उसके लिए कौन क्या है यह कभी मायने नहीं रखता। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक इंसान मायने रखता था और वो था अर्जुन। और वह अर्जुन के लिए वह हर एक चीज़ करता था जो अर्जुन उसे करने के लिए कहता था, चाहे वो फिर सही हो या गलत। उससे आरुष को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जो वह कर पाता था वो सब करता था और जो नहीं कर पाता वो दूसरों से करवाता था। लेकिन वह अर्जुन को वह चीज़ करके देता था जो वह चाहता था। अभी आरुष सीसीटीवी फुटेज देख ही रहा था कि तभी उसने देखा कि सीसीटीवी फुटेज में अर्जुन कॉरिडोर की तरफ गया। लेकिन उसके बाद से सुबह की 11 बजे तक की सारी सीसीटीवी फुटेज गायब थी। यह देखकर आरुष को थोड़ा अजीब लगा तो उसने मैनेजर को बुलाया और उससे पूछा यह फुटेज डिलीट क्यों है। कल रात से लेकर सुबह तक की, वह भी सेकंड फ्लोर की, रूम नंबर 502 की और कॉरिडोर की। मैनेजर जिसने अभी कुछ देर पहले ही सीसीटीवी फुटेज डिलीट की थी, आरुष की बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़ गए। लेकिन फिर उसने खुद को नॉर्मल किया। फिर उससे कहा सर वह कल इस फ्लोर की सीसीटीवी कैमरा में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से हमने कैमरे को ही ऑफ कर दिया था ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। यह सुनकर आरुष का दिमाग खराब हो गया। जहां वो इस उम्मीद में था कि अर्जुन को जो लड़की चाहिए और जिस वजह से अर्जुन की बॉडी ने रिएक्ट किया था वह लड़की जल्द से जल्द मिले, वहीं अब उसके पास उस लड़की को ढूंढने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि अर्जुन के उस कमरे के जाने के बाद से सीसीटीवी फुटेज सारी गायब थी। तो उसे पता नहीं चला कि अर्जुन के कमरे में कोई लड़की गई थी या नहीं। लेकिन उसे अब भी अर्जुन के बेड पर लगे ब्लड स्टेन याद आती है तो वह मुस्कुरा देता है क्योंकि पिछले कई सालों से अर्जुन ने इस तरह से खुद को महसूस नहीं किया। अर्जुन का 6 साल पहले एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था और वो भी आरुष को बचाते हुए, क्योंकि अर्जुन इतना कैपेबल था कि उसने खुद को बचा लिया था। लेकिन आरुष के उसके साथ होने से उसने आरुष को अकेला नहीं छोड़ा था और उसी वक्त ट्रक ने उसके कार को दोबारा टक्कर मारा जिससे कार अर्जुन के दोनों पैरों के बीच में लगा, जिससे अर्जुन का वो प्राइवेट पार्ट थोड़ा इंजर्ड हो गया। इसमें डॉक्टर ने यह कह दिया कि या तो उसे प्राइवेट पार्ट को हमेशा के लिए अलग करना होगा या फिर वह किसी भी तरह से उसे अलग ना भी करे तो भी अर्जुन कभी अपने प्राइवेट पार्ट को फील नहीं कर पाएगा और ना ही कभी बाप बन पाएगा। और इसलिए अर्जुन कभी किसी लड़की के करीब नहीं जाता था। लेकिन उस रात उसके साथ ऐसा कुछ हुआ कि उसने सिर्फ अपने प्राइवेट पार्ट को ही नहीं सिर्फ फील किया बल्कि उसने किसी के साथ अपनी रातें भी बिताई, किसी के साथ वो इंटीमेट भी हुआ और वह भी एक ऐसी लड़की जो वर्जन थी जिस पर पहले ही मोहर अर्जुन ने लगाई थी। आरुष अपने होठों पर शैतानी मुस्कुराहट लिए बोला, जो भी हो मैं तुम्हें अपने बॉस के लिए ज़रूर ढूंढ कर रहूँगा। इतना कहते ही आरुष वहाँ से उठा और बाहर जाते हुए मैनेजर से बोला, मैनेजर अगर ऐसा हुआ कि तुमने मुझे धोखा दिया है तो फिर तुम जानते हो कि आरुष खुराना क्या चीज़ है। आरुष खुराना के नाम से तो तुम वाकिफ़ हो ना। अगर आरुष खुराना यह नाम है जो अर्जुन रघुवंशी के नाम के साथ जुड़ा रहता है
हर कोई बिजनेस वर्ल्ड में अगर अर्जुन के बाद किसी को से डरता था तो वह सिर्फ आरुष से, क्योंकि अर्जुन बॉस था तो आरुष उसका राइट हैंड था। आरुष ने सिस्टम ऑपरेटर रूम से निकलते हुए खुद से कहा, बॉस आप मानते नहीं लेकिन मुझे तो इस बात पर शक है कि 6 साल पहले जो आपका एक्सीडेंट हुआ था ना, वह कोई इत्तेफाक नहीं, उसे भी प्री प्लान किया गया था। प्लान करके आपका एक्सीडेंट किया गया था, क्योंकि अचानक कहीं से उस रोड पर ट्रक का आना पॉसिबल ही नहीं था, और वह भी ठीक उसी वक्त जब आप इंडिया से वापस आ रहे थे। आरुष खाली हाथ ही वहां से निकल कर जाने लगा। उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि वह पहली बार अर्जुन के पास खाली हाथ जाकर उससे कहेगा कि जो काम उसने दिया वह काम वह कर नहीं पाया। आरुष जो आज बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वह हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट हुआ करता था अर्जुन के लिए। वह कभी भी अर्जुन के लिए वो काम कहा हो और उसे उसने जी जान लगाकर पूरा किया हो, लेकिन आज पहली बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अपने काम करने में थोड़ा चूक गया हो। तभी उसने होटल में कुछ शोर सुना और उसमें बाहर निकलने ही वाला था। जब उसने शोर की आवाज़ सुनी तो वह उस तरफ मुड़कर देखने लगा। वहाँ पर 3 लड़की और एक लड़का खड़ा था, जिनमें से एक लड़की ने उस लड़के के को थप्पड़ मारते हुए कहा, यू ब्लडी बास्टर, मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मुझे धोखा दिया। इस छिपकली के लिए तुमने इसके साथ इंटीमेट होकर मुझे धोखा दिया। यह बोलने वाली कोई और नहीं बल्कि मान्यता थी, और उसके बगल में खड़ी दूसरी लड़की शहर मान्यता के लिए वाह वाह करते हुए ताली बजा रही थी, क्योंकि शहर और मान्यता होटल आने के लिए निकले थे। तब वह दोनों जब होटल के अंदर जा रही थी तब उन्हें सामने से आते हुए आकाश और तानिया नज़र आए, और आकाश ने मान्यता को देखकर ऐसी एक्टिंग की जिससे मान्यता भी कुछ पल के लिए शॉक्ड रह गई। आकाश तुरंत मान्यता के पास भागकर आया और उसके हाथ को पकड़कर उससे बोला, मान्यता बेबी, कल तुम कहाँ थी? तुम्हें पता है मैं पूरी रात मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, मैंने बर्थडे केक भी नहीं काटा। तुम्हें पता है अभी तक वह बर्थडे केक वैसे का वैसे ही पड़ा है, और तुम आई क्यों नहीं बेबी? तुमने कहा था कि तुमने मेरे लिए कोई सरप्राइज़ भी रखा है, बताओ ना क्या है वो सरप्राइज़, जल्दी दो मुझे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आकाश की यह बातें सुनकर पहले तो मान्यता और शहर ने एक दूसरे की शक्ल देखी, उसके बाद शहर ने आंखों ही आंखों में मान्यता को कुछ इशारा किया, जिसे समझकर मान्यता आकाश की तरफ मुड़ी और हंसते हुए उससे बोली, हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए जो सरप्राइज़ मैंने अरेंज किया था वो मेरे पास ही है, अभी देती हूँ। इतना कहकर मान्यता ने एक जोरदार थप्पड़ आकाश के गाल पर जड़ दिया। फिर उससे बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, अंधी हूँ, जो तुम मुझे इस छिपकली के साथ रहकर धोखा दे रहे थे? मैंने कल रात ही तुम दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लिया था। क्या कहा तुमने? कल रात केक कट नहीं किया, तुम मेरा पूरी रात इंतज़ार करते रहे, इसकी बाहों में मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि चलो तानिया बेबी, हम बेस्ट फ्रेंड हैं तो एक दूसरे के साथ बिना कपड़ों के एक दूसरे की बाहों में मान्यता का इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार माय फुट। ये कहते हुए मान्यता ने दूसरे गाल पर भी एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यही वह पल था जब आरुष ने मान्यता को आकाश को थप्पड़ मारते हुए देख लिया था। आकाश के एक ही गाल पर 2-2 थप्पड़ पड़ने से वह तिलमिला उठा, और जैसे ही उसने मान्यता के ऊपर हाथ उठाना चाहा तो वहाँ पर खड़ी शहर ने उसके हाथ को पकड़कर मरोड़ते हुए कहा, हिम्मत भी मत करना, मेरी जान पर अगर एक उंगली भी उठाओगे तो तुम्हारे इस हाथ को मैं तोड़कर रख दूंगी। इतना कहकर शहर ने एक झटके में आकाश का हाथ छोड़ दिया, जिससे आकाश के हाथ पर शहर की उंगलियों के निशान बन गए थे। शहर और मान्यता दोनों ही जूडो और कराटे क्लासेस की एक्सपर्ट स्टूडेंट थी। वह दोनों बहुत जल्दी ऐसी चीज़ों को सीख जाती थी। वही तानिया जब आकाश का ऐसा हाल देखती है तो वह सहम कर आकाश के पीछे ही छुप जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि
वह दोनों उसे मार मार कर भर्ता भी बना सकती है। वहीं उन दोनों लड़कियों को आकाश के साथ लड़ते हुए देखकर आरुष ने अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए कहा, आजकल की लड़कियां ही लड़कों पर हावी हो जाती है। वैसे भी कल रात जो भी हुआ था हमारे बॉस के साथ, वह लड़की पता नहीं कहाँ से उसकी ज़िंदगी में आई और हावी होकर उन पर चली गई। अब बॉस उसे ढूंढ रहे हैं। फिर उसे कुछ याद करते हुए कहा, अरे लेकिन इस लड़की ने तो बॉस के अरमानों को जगा दिया है। अगर वह नहीं मिली तो क्या होगा? और अब तो पता नहीं मैम क्या करना चाहती है। तभी उसे याद आया कि उसे जानकी जी और उनकी बेटी को लेने जाना है। आरुष तुरंत होटल से बाहर आया और अपनी कार में बैठकर जानकी जी के घर के लिए निकल गया। वहीं मान्यता और शहर ने घूरकर आकाश और तान्या को देखते हुए मान्यता से कहा, दोबारा मेरी नज़रों के सामने मत आना, वरना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी तुम्हें, समझे? इतना कहकर मान्यता जाने के लिए अपने कदम आगे की ओर बढ़ाती है, लेकिन फिर वह आकाश की तरफ पलटी और एक बार फिर से पूरा जोर लगाकर उसने आकाश के उसी गाल पर एक जोरदार थप्पड़ और जड़कर कहा, मेरे नज़रों से दूर हो जा। इतना कहकर मान्यता शहर का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। वहीं आकाश के एक ही गाल पर 3 जोरदार थप्पड़ पड़ने से उसके गालों पर उंगलियों के निशान छप गए थे और वहीं उसके दांतों में अब दर्द शुरू हो गया था। मान्यता शहर के जाने के बाद तान्या ने आकाश के गाल को सहलाते हुए कहा, ओ बेबी, ये लड़कियां कितनी गंदी है ना, इन्होंने तुम पर हाथ कैसे उठाया? मैं उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आकाश ने उसके हाथ को झटकते हुए कहा, अब वह मुझे थप्पड़ मार रही थी तब तो तुमने कुछ किया नहीं, अभी तुम यह दिखा रही हो कि तुम उन्हें छोड़ोगी नहीं। छोड़ो मुझे। इतना कहकर आकाश तेज कदमों से चलते हुए होटल के बाहर जाने लगा। वहीं तान्या अपने पैर पटकते हुए बोली, तुम्हें तो आकाश मेरे ही पास आना था और अब तो तुम्हारी वो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड को भी ये सब पता चल चुका है। चलो अब कोई नहीं, तुम्हें इतने दिन मेरे साथ रहकर उसके साथ भी रह रहे थे तो तुम्हें तो कुछ थप्पड़ तो पड़ने ही चाहिए थे, लेकिन अब तो तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगी। इतना कहते हुए तान्या डेविल स्माइल करते हुए आकाश के पीछे चली जाती है। वहीं आरुष अभी जानकी जी के घर के बाहर खड़ा था। उसने डोरबेल बजाया तो कुछ देर बाद जानकी जी ने आकर उसके लिए दरवाज़ा खोला तो सामने आरुष खड़ा था। जानकी जी आरुष को पहचानती थी। उन्होंने कहा, आरुष बेटा आप यहाँ? आरुष ने झुककर जानकी जी के पैर छुए और उनसे कहा, आंटी व अविका आंटी की तबीयत खराब है और उन्होंने आपको लेने के लिए भेजा है और साथ में आपकी बेटी को भी वह मिलना चाहती है आप दोनों से। आरुष अर्जुन की मॉम अविका जी को आंटी कहता था क्योंकि आरुष वही था जो हमेशा अर्जुन को सपोर्ट में और उसकी साइड में रहता था। अर्जुन अगर गलत को सही कहे तो आरुष भी गलत को सही ही कहता था। इसलिए अविका जी आरुष को अपने बेटे और अर्जुन की ही तरह मानती थी। उनका मानना था कि आरुष उनका दूसरा बेटा है, तो इसलिए आरुष हमेशा उन्हें आंटी ही कहता था और उनकी केयर भी करता था। जानकी जी आरुष का चेहरा देख रही थी, तभी उन्होंने कहा, क्या हुआ है अविका को, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? आरुष ने कहा, उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था लेकिन अभी वह ठीक है और इसीलिए वह आपसे और आपकी बेटी से मिलना चाहती है। आपकी बेटी है क्या? जानकी जी ने कहा, नहीं वह तो अभी अपनी फ्रेंड के साथ बाहर गई है, हम चलते हैं, मैं उसे फ़ोन करके वहीं बुला लूँगी, आरुष ने कहा और वह वहाँ से घर से बाहर निकल गया। तो दोस्तों ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।